हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लिप डिस्क और सियाटिका के बारे में और साथ में जानेंगे ये क्यों होते हैं। तो ये हमारी स्पाइन है यानी रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में हमारे ऊपर गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है जो 7 होती हैं। उसके बाद चेस्ट के साथ लगी हुई यानी कि पीठ, ऊपरी पीठ में थोरैसिक वर्टिब्रा होती है जो 12 होती हैं। और फिर नीचे लंबर वर्टिब्रा होती है जो 5 होती हैं। और सबसे आखिरी में सैक्रम, जो 5 वर्टिब्रा मिल के जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक साथ कूल्हे की हड्डी बना लेती हैं, उसको सैक्रम बोलते हैं। तो चूँकि हमारा बीच का थोरैसिक वर्टिब्रा ये इनक्लोज्ड होता है, नीरिप से अटैच होता है, तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम होती है। और ऊपर हमारी सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा की मोबिलिटी ज़्यादा होती है चूँकि ये फ्री होते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क है वो हमारे सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा में ही होता है, क्योंकि इनकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम ये देखें तो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा आगे की तरफ झुकी हुई होती है, यानी आगे की तरफ कर्व होती है ऐसे। और जो लंबर वर्टिब्रा वो भी आगे की तरफ ऐसे कर्व होती है जब हम खड़े होते हैं, इसको लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। और हमारी जो चेस्ट के पीछे की जो वर्टिब्रा यानी थोरैसिक वर्टिब्रा वो पीछे की ओर कर्व होती है, यानी आगे ऐसे झुकी होती है, तो इसको काइफोटिक कर्व बोलते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर एक वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, बेसिक जानकारी। इसमें ये जो मटमैले रंग का दिखाई दे रहा है ये वर्टिब्रल बॉडी होती है, वर्टिब्रल बॉडी होती है। और उनके बीच में ये जो थोड़ा वाइटिश टाइप की दिख रही है ये डिस्क होती है, यानी कि हर वर्टिब्रल बॉडी के बीच में एक एक डिस्क होती है। तो जैसे अगर L4 L5 डिस्क की हम बात करें तो यानी L4 वर्टिब्रा ऊपर, L5 वर्टिब्रा नीचे, और उसके बीच की जो डिस्क होगी उसको L4 L5 डिस्क बोलेंगे। ऐसे ही नीचे सैक्रम है, तो सैक्रम का पहला जो S1 यानी L5 S1 के बीच की जो डिस्क होगी उसको हम L5 S1 डिस्क बोलेंगे। लंबर वर्टिब्रा में सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क हमारी L4 L5 और L5 S1 पर ही होती है। यही डिस्क जब पीछे की तरफ चली जाती है, ये डिस्क जब पीछे की तरफ चली जाती है तो इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये एक इमेज है, ये देखिए, ये वर्टिब्रा है और ये बीच में ब्लू कलर की डिस्क है। जब भी ये डिस्क पीछे खिसक जाती है तो पीछे स्पाइनल कॉर्ड हमारे इसके बीच में ट्रेवल करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड येलो रंग का, येलो कलर का, और इससे नर्व निकलती हैं जिनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो जब भी ये डिस्क हमारी पीछे चली जाती है, स्लिप हो जाती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व को दबाने लगती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो ये जो हमारी स्पाइनल नर्व है ये लंबर की स्पाइनल नर्व मिल के शियाटिक नर्व बनाती है, और वो शियाटिक नर्व कमर से निकल के हमारे पीछे की तरफ से पैरों में जाती है। ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे, ये सब नर्व मिलके और पैरों की तरफ जाती है। ये नीचे के लंबर नर्व मिलके शियाटिक नर्व बनाती है जो पैर में जाती है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर डिस्क स्लिप होती है तो उसकी वजह से नर्व प्रेस होती है और हमें नर्व के कोर्स में पूरा दर्द होता है। कभी कभी झुंझुनाहट, टिंगलिंग होती है, और कभी कभी शूटिंग पेन होता है बहुत तेज़ करंट की तरह, और कभी कभी हमें सुन्नपन भी महसूस होने लगता है। ये देखिए एक डायग्राम है जिसमें डिस्क जो है पीछे की तरफ गई और स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस किया तो शियाटिक नर्व पे प्रेस हुआ और हमें पैर में दर्द हुआ। ये इस तरह से, ये डिस्क पीछे जाके, इसका क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, और ये पीछे जाके ये प्रेस होती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वर्टिब्रल बॉडी, डिस्क और ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है और इससे निकलने वाली स्पाइनल नर्व जो शियाटिक नर्व बना के लंबर वाली स्पाइनल नर्व पैर में जाती हैं, और जिसकी दबने की वजह से हमें शियाटिका होता है। तो शियाटिका हमारा एक लक्षण है। लक्षण मतलब शियाटिक नर्व अगर दबेगी तो हम उसको शियाटिका बोलेंगे। अब ये शियाटिक नर्व हमारी बहुत सारे कारणों से दब सकती है, जैसे डिस्क अगर ये पीछे की ओर स्लिप हो जाए तो भी नर्व दब जाएगी। ये फैसेट जॉइंट होते हैं, इन फैसेट जॉइंट में सूजन आ जाए या आर्थराइटिस हो जाए तो भी आगे नर्व को दबाने लगेगा, तो भी शियाटिका हो जाएगा। इसके पीछे लिगामेंटम फ्लेवम होता है, उसका साइज बढ़ जाए तो वो भी नर्व को दबाने लगेगा, तो उससे शियाटिका हो जाएगा। या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो जाए या कोई ग्रोथ हो जाए तो भी शियाटिक नर्व प्रेस होगी, तो भी शियाटिका होगा। यानी शियाटिका एक लक्षण है जो कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन कारण, सबसे कॉमनेस्ट कारण जो है शियाटिका का वो है स्लिप डिस्क होना।
यानी 70 से 80% केसेस में शियाटिका का कारण स्लिप डिस्क होता है। इसलिए हम लोग कभी कभी स्लिप डिस्क और शियाटिका को एक जैसा बता देते हैं, यानी हम कह देते हैं कि स्लिप डिस्क है या शियाटिका है, जबकि शियाटिका एक लक्षण है जो कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण स्लिप डिस्क का होना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्लिप डिस्क और शियाटिका में क्या अंतर है। तो इसलिए शियाटिका ज़्यादातर लोगों में डिस्क स्लिप होने की वजह से होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा डिस्क एनाटॉमी के बारे में। डिस्क एनाटॉमी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमें कौन सी स्लिप डिस्क है और उसके लक्षण कैसे आते हैं, किस स्टेज पे स्लिप डिस्क होने पे हमें कौन से लक्षण आते हैं। तो ये हमारी एक डिस्क है, उसका एक ट्रांसफर सेक्शन है, यानी ट्रांसवर्सली काटा गया है तो सेक्शन है, ये डिस्क है और ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड है और ये वर्टिब्रा है। तो जैसा कि हमने देखा था ये कि डिस्क होती है, वर्टिब्रा होता है, तो इसी का अगर हम सेक्शन काट दें यहाँ से तो ये पिक्चर हमें दिखाई देगी। तो ये जो डिस्क का जो हमारा पार्ट है ये बेसिकली दो पार्ट का बना होता है। बीच में ये जो जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वैसे न्यूक्लियस पल्पोसस पूरा नाम है, लेकिन मैंने समझने के लिए एक यहाँ पे लिख दिया है कि न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस को लिगामेंट टाइप के स्ट्रक्चर किनारे से बांधे रहता है, यानी इसको इन पोजीशन पर रखता है, जकड़े रहता है, उसको एनुलस बोलते हैं। पूरा नाम उसका एनुलस फाइब्रोसस है। लेकिन आप ये जानिए कि बीच में डिस्क में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें जेली लाइक मटेरियल भरा होता है और किनारे किनारे ये एनुलस होता है जो इस डिस्क मटेरियल को बांधे रखता है। अब अगर किसी कारणवश ये हमारा जो एनुलस है ये अगर फट जाए या टूट जाए तो ये न्यूक्लियस हमारा निकल के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व को प्रेस करने लगता है और शियाटिका होती है। तो यानी कि शियाटिका में जो स्लिप डिस्क की वजह से जो शियाटिका होता है उसमें न्यूक्लियस हमारा निकल के बाहर जाता है। अब न्यूक्लियस क्यों निकल के बाहर जाएगा इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये हमारा न्यूक्लियस निकल के बाहर चला जाता है और हमें शियाटिका के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए, सपोज ये डिस्क पीछे की ओर गई और नर्व दबी और उसके बाद फिर हमें शियाटिका के लक्षण आने लगे। अब ये देखिए स्टेजेस क्या होती हैं स्लिप डिस्क की। अगर ये न्यूक्लियस एक तरफ को बल्ज कर जाए लेकिन एनुलस बिल्कुल अपनी जगह इंटैक्ट रहे तो इसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं। दूसरा, अगर न्यूक्लियस बल्ज कर जाए और उसके साथ साथ एनुलस भी वीक होके बल्ज कर जाए तो उसको डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। लेकिन एनुलस फटेगा नहीं, सिर्फ बल्ज कर जाएगा, तो इसको डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। तीसरा, अगर एनुलस फट जाए और डिस्क उसमें से निकल के बाहर हो जाए तो इसको डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं। और चौथा एक स्टेज होता है कि यानी कि डिस्क का हमारी कुछ पार्ट टूट के स्पाइनल कैनाल में गिर जाए। स्पाइनल कैनाल मतलब यहाँ पे गिर जाए तो उसको डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ये लैंग्वेजेस आपने अगर एमआरआई इसमें से आप में से किसी ने कराया होगा तो उसमें ज़रूर ये लिखा हुआ देखा होगा कि डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन और डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ये लैंग्वेज एमआरआई में लिखी रहती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन है तो यानी कि डिस्क बाहर नहीं आई है, सिर्फ डिस्क बल्ज गई है या प्रोट्रूड करी है, तो ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे जा सकती है आपकी। यानी कि आप अगर प्रिकॉशन रखें, एक्सरसाइज करें और कुछ मेडिसिन लें, ध्यान रखें अपना, तो ये वापस रिलोकेट हो सकती है डिस्क। दूसरा जो डिस्क एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो डिस्क एक्सट्रूजन में डिस्क इतना ज़्यादा सूख चुकी होती है कि वो यूजुअली उसके रिहाइड्रेट होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर किसी वजह से वो रिहाइड्रेट हो भी गई तो वो रीलोकेट होने के चांसेस उसके बहुत ही कम होते हैं। एक्सट्रूजन वाला पार्ट बाहर ही रह जाता है। वो सूख जरूर जाता है, धीरे धीरे उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो रीलोकेट होने के चांसेस डिस्क एक्सट्रूजन में बहुत ही कम होते हैं। इसी तरीके से डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन जो इसकी डिस्क उसकी स्लिप डिस्क की लास्ट स्टेज है,
इसमें जो सिक्वेस्टर्ड पार्ट है वो तो बिल्कुल डिस्क में वापस नहीं जाएगा, तो इसलिए वो पार्ट वहीं स्पाइनल कैनाल में पड़ा रहता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ दर्द देता रहता है। ये हो सकता है कि धीरे धीरे आपके स्पाइनल कैनाल वाइड हो जाए और इस डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन वाले मास को अकोमोडेट कर ले और आपको परेशानी ना हो, धीरे धीरे करके सिम्टम आपका ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये सिक्वेस्टर डिस्क एब्जॉर्ब नहीं हुई, यानी फेगोसाइटोस नहीं हुई, श्रिंक हो गई, थोड़ा पार्ट बचा रह गया, तो आपको थोड़ा बहुत दर्द जरूर चलने पर बना रहता है। फिर इसके अलावा बहुत क्रॉनिक अगर स्लिप डिस्क हो जाती है तो और भी सारे फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्लिप डिस्क के पेन में, जैसे कि हमारे लिगामेंटम फ्लेवर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसके अलावा फैसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें कंट्रीब्यूट करने लगती हैं जब हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग स्लिप डिस्क हो जाती है, यानी कि हमें साल 2 साल 3 साल से जब हो जाते हैं तो और भी सारी पैथोलॉजी उसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन ये 4 स्टेजेस जो आपने एमआरआई में लिखी देखी होगी, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोट्रूजन की स्टेज पे हम अपने स्पाइन को कंट्रोल कर लें, यानी कि अपनी डिस्क को कंट्रोल कर लें, तो ये डिस्क वापस से रिलोकेट हो जाएगी और हमें फिर एक तरह से डिस्क क्योर हो जाएगा। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस स्टेज में आप हैं तो आप बहुत ही लकी हैं और इसको आप ठीक कर सकते हैं। आपने एमआरआई में भी कभी कभी ये देखा होगा, ये देखिए ये एक और पिक्चर है, जैसे ये नॉर्मल डिस्क है, बीच में न्यूक्लियस, किनारे किनारे एनुलस, यहाँ पे यही डिस्क हर्निएट हो गई और ये न्यूक्लियस वाला मटेरियल निकल के बाहर आ गया और सियाटिक नर्व प्रेस करने लगा। एमआरआई में कुछ इस टाइप की पिक्चर आपने देखी होगी, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है डिस्क और ये पीछे जाके ये वाइट वाले स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगती है डिस्क, तो इस टाइप की। तो ये हमने जाना कि स्लिप डिस्क की स्टेजेस क्या हैं और किस स्टेज पर हम वापस आ सकते हैं और किस स्टेज पर अगर नहीं आ सकते हैं तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वापस ना आने पर भी हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्लिप डिस्क के संभावित कारण क्या है, यानी स्लिप डिस्क किन कारणों की वजह से होती है। तो स्लिप डिस्क के बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर वो कारण मैंने सिंप्लीफाई करके आपके समझने के लिए उसको सिंप्लीफाई करके दिखाया है कि जिससे कि आप ये समझ सकें कि अगर एक कारण है तो हम उसमें क्या मॉडिफिकेशन करें या क्या सावधानी बरतें, क्या ध्यान रखें कि जिससे हम स्लिप डिस्क से बचे रहें। तो सबसे पहला कारण है मोटापा। मोटापा यानी ओबेसिटी। जब आपका वेट बढ़ता है तो डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, साथ में आपकी स्पाइन की मसल्स वीक होती हैं, तो इस वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लिप डिस्क होने में। दूसरा, गलत तरीके से झुकना। हमारी स्पाइन की जो बनावट है वो हमारे शरीर का भार लेने और हमारे शरीर को सीधा चलने के लिए है, न कि झुकने के लिए। झुकने के लिए हमारे हिप जॉइंट और नी जॉइंट्स है, तो हम अक्सर गलत तरीके से पूरा बेंड होकर झुकते हैं, वजन उठाते हैं। तो जब भी हम कभी आगे झुकते हैं तो हमारी डिस्क पीछे की तरफ जाती है, और जब पीछे झुकते हैं तो डिस्क आगे आती है। एक मैं आपको ऊपर फिर से एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए, इस फोटो में देखिए, ये आगे की तरफ का पार्ट है और ये पीछे की तरफ का। तो अगर हम आगे झुकते हैं यानी हमारी ये स्पाइन आगे बेंड होती है तो डिस्क पीछे की ओर जाने के चांसेस होते हैं, और जब पीछे बेंड होती है स्पाइन तो डिस्क आगे आती है। तो इसीलिए जो एक्यूट स्लिप डिस्क होता है उसमें हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं, यानी अपनी स्पाइन को पीछे झुकाते हैं, यानी अपना लॉर्डोटिक कर्व और मेंटेन करते हैं। अगर हम आगे झुकेंगे बार बार तो हमारी डिस्क पीछे जाएगी, इसीलिए आगे झुकने के लिए मना किया जाता है कि आगे ना झुकें। तो गलत तरीके से झुकना और भारी वजन उठाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है स्लिप डिस्क के। और चौथा कारण है बढ़ती उम्र, यानी जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग, चाहे वो स्किन हो, चाहे टिश्यू हो, मसल्स हो, उन सब की एज बढ़ती है। तो इसी तरीके से हमारे डिस्क का भी है, क्योंकि डिस्क हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, यानी वर्टिब्रा को तो एक वर्टिब्रा को दूसरे से तो बांध के रखती है, प्लस हमारे बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम उछलते हैं, कूदते हैं, तो वो सारे प्रेशर वो डिस्क हमारी सहन करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये एनुलस और न्यूक्लियस में जो जेली लाइक मटेरियल होता है वो सूखने लगता है और एनुलस भी वीक होने लगता है। तो इसलिए बढ़ती उम्र डिस्क डिजनरेशन का काफ़ी बड़ा कारण है। तो इसलिए बढ़ती उम्र में भी ये अपनी डिस्क का ध्यान रखना चाहिए। वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे किस तरीके से हम एज के साथ साथ अपनी डिस्क का ध्यान रख सकते हैं। पांचवा, देर तक बैठकर काम करना। अगर हम देर तक बैठ के काम करते हैं तो हम नॉर्मली क्या होता है कि अपनी
अपनी स्पाइन के कर्व को लॉर्डोटिक से काइफोटिक कर देते हैं, यानी जो हमारा आगे की तरफ कर्व है स्पाइन का उसको हम लॉर्डोटिक कर देते हैं। तो जब हम लॉर्डोटिक कर्व कर देते हैं तो फिर वो डिस्क हमारे पीछे की तरफ जाती है, तो इसलिए एक जगह देर तक बैठ के काम करने से भी स्लिप डिस्क होता है। उसके अलावा स्पाइन की मसल्स वीक होती हैं, एंटीरियर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पोस्टीरियर मसल्स लेंथनिंग होती है, स्पाइन की हिप का कॉन्ट्रैक्चर होता है। ये सब भी फैक्टर मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं जो लोग देर तक बैठ के काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह पे ऑफिसेज में, उसके लिए। सिक्स्थ, व्यायाम की कमी यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कम करते हैं तो हमारी स्पाइन की भी मसल्स वीक रहती हैं, और ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो स्पाइन मसल यानी जिसको कोर मसल बोलते हैं वो जब वीक होती हैं तो हमें थोड़े से ट्रॉमा पर या थोड़े से झटका लगने पर स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे सिस्टमेटिकली हम एक्सरसाइज स्लिप डिस्क से बचने के लिए कर सकते हैं। फिर आठवां एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है धूम्रपान यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग अल्कोहल के डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ते हैं। फिर है पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास मतलब फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो देखा गया है कि ऐसे केसेस में भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 10वां, पानी और पोषक तत्वों की कमी। पानी की कमी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पानी से रिलेटेड अपने एक वीडियो लिखा भी है और एक ब्लॉग भी लिखा है कि वाटर का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है डिस्क का, उसमें जेली लाइक मटेरियल और वाटर रिटेंशन स्टोर होता है, और ये वाटर यूजली हमारी वॉकिंग और इन सब चीज़ों से हमारी डिस्क जो है रिहाइड्रेट करती है अपने आप को दोबारा, और सही तरीके से सोने। तो इन सब का फैक्टर बहुत है डिस्क के रिहाइड्रेशन में। तो डिस्क का रिहाइड्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही टॉक्ड अबाउट ये टॉपिक है कि जिसमें वाटर की वजह से हम डिस्क को अपनी हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन्स है, कोलेजन फाइबर है, जैसे एनुलस हमारा कोलेजन फाइबर का बना होता है। उसके अलावा ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोटिन भी होता है उसमें। तो ये सब ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी अगर होती है, वो एज बढ़ने के साथ हो या वैसे ही हमारे शरीर में अगर कमी हो जाए, तो उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गए